Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is चाबहार पोर्ट। तो इसके बारे में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? चाबहार पोर्ट इज़ इन ईरान। किसने डेवलप किया है? इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडिया, है ना। हमने डेवलप करा है फॉर लाइक टू काउंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल टू काउंटर द बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। पता ही होगा आपको। इसमें क्या है कि चाइना अपना जो भी ट्रेडिशनल जो उसका सिल्क रूट जो क्लेम करता है उसको एक तरह से दोबारा रीइस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए वो काफ़ी सारे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल एशिया के आसपास से कनेक्टिविटी बनाते हुए, तो इसी BRI के अंडर चाइना ने पाकिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट बनाया था। ठीक है, तो ग्वादर पोर्ट को ही काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या है, चाबहार पोर्ट डेवलप किया है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें जैसे मान लो ये आपका इंडिया है और यहाँ पे ईरान में चाबहार पोर्ट, तो हमें क्या है, जैसे ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है ना, तो यहाँ से होते हुए आप क्या कर सकते हो, फिर सेंट्रल एशिया की तरफ को कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हो और इवन फर्दर यूरोप की तरफ को भी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हो। जो आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, है ना, जो कि क्या है, एक आपका पहले मल्टी मॉडल एक नेटवर्क है जो इंडिया से होते हुए ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया और फिर यूरोप को कनेक्ट करेगा, ताकि फ्रेट मूवमेंट जो है, मतलब जो भी कार्गो शिपमेंट्स एंड ऑल, वो आपका मोर, मतलब एक बात करूँ कि एफिशिएंसी से आपका मूव कर पाएँ, है ना, और जो ट्रांजिशन टाइम उसको कम कर सकें और कॉस्ट घटा सकें, है ना। अनलाइक द ट्रेडिशनल रूट जो कि आपका है स्वेज कनाल, जिसमें आपको पता है चोकिंग एंड ऑल के भी काफ़ी सारे सिनेरियो रहते हैं। रिसेंटली आपका कोविड के टाइम की भी अगर आप बात करें, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो चाबहार पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया प्राइमरली बिकॉज इट काउंटर्स द ग्वादर पोर्ट एंड इनेबल्स कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ईजी, है ना, ईरान। नेक्स्ट इज लोकुर कमेटी रिपोर्ट। अब देखो, जब हम देश में ST एंड SC आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं कि कौन सी जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को ST बोला जाए, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को SC, तो उसके लिए ऑल अलोंग द मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस काफ़ी सारे एफर्ट्स हुए हैं, काफ़ी सारी कमेटी हुई हैं। तो STs एंड SC को लेके एक कमेटी थी, लोकुर कमेटी, है ना, जिसने एक ट्रेडमार्क सेट किया कि कैसे किसी भी पॉपुलेशन सेट को ST में आइडेंटिफाई किया जाएगा अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। तो उसके लिए उन्होंने कुछ ट्राइबल करेक्टरिस्टिक्स दिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनी ट्राइब और एनी पॉपुलेशन, एनी स्मॉल सेट ऑफ पीपल एज STs, है ना। तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे? एक तो बोला उन्होंने कि उनके जो ट्रेट्स होंगे या उनकी जो हैबिट्स होंगी, उनका जो लाइफस्टाइल होगा वो प्रिमिटिव होगा, है ना, प्रिमिटिव ट्रेट्स हो गए, है ना, जो भी मतलब प्रिमिटिव एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होगा या मतलब प्री मॉडर्न, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उनका कल्चर जो है वो डिस्टिंक्ट होगा मेन स्ट्रीम से। मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन जो है, मेजर पॉपुलेशन, अगर मैं बात करूँ मेन स्ट्रीम हिंदू पॉपुलेशन, उससे डिस्टिंक्ट कल्चर होगा। ठीक है, फिर आपका एक तरह से जोग्राफिकल आइसोलेशन भी होगा मेन स्ट्रीम इंडिया से, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब उनका अपना एक अलग सा जोग्राफिकल लोकेशन होगी एंड दे देमसेल्व्स लाइक शाई आउट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी ऑफ लार्ज, है ना, कम्युनिटी एट लार्ज, लाइक मतलब कि शाइनेस, मतलब कि वो खुद भी जो ये जो ट्राइब्स होंगे या ये जो STs होंगे, वो खुद भी नहीं चाहते कि वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ कुछ मतलब ज़्यादा कांटेक्ट रखें, तो शाइनेस होगी उनमें खुद में, है ना। और एक और क्राइटेरिया दैट इज़ बैकवर्डनेस। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए STs को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो आपका लोकुर कमेटी रिपोर्ट में आया था, है ना। तो इसका मतलब STs के लिए आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब हम बोलते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदू कास्ट सिस्टम की, तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, फिर आपका पंचम वर्ण। तो मैं अगर बात करूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोअर हायरार्की में है उन्हीं को रखेंगे आप, मतलब तो ऐसा मतलब रिलीजन बेस्ड जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ SCs की बात होती है। किसकी? SCs की। STs के लिए आप ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं रखते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। STs के लिए आपको ये देखना पड़ता है। ठीक है, क्या ये समझ आता है? तो लोकुर कमेटी रिपोर्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ STs। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। तो अभी बताया क्या क्या है, याद रखना है। प्रिमिटिव ट्रेट्स,
distinct culture, geographical isolation, shyness from like being in contact with the मेजर कम्युनिटी, मेन स्ट्रीम कम्युनिटी, है ना, एंड लास्ट इज बैकवर्डनेस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आंसर होगा डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन, है ना। नेक्स्ट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अथॉरिटी डिक्लेयर्स, प्री का क्वेश्चन है ये 2023 का शायद, है ना, मतलब इसी से मिलता जुलता। तो कौन डिक्लेयर करता है, उसमें स्टेटमेंट में गवर्नर दिया हुआ था कि गवर्नर रिकॉग्नाइज करता है कि इसी स्टेट में कौन सी ट्राइब को एसटी का स्टेटस मिलेगा, मतलब तो गवर्नर नहीं करते, ये रिकमेंडेशन या डिसीजन होता है प्रेसिडेंट के पास। हालांकि प्रपोजल तो स्टेट या यूटी से ही जाता है। देखो, किसी भी सेट ऑफ ट्राइब या सेट ऑफ पीपल को अगर एसटी घोषित करना है तो वो जो रिकमेंडेशन होगा वो पहले आपका किसी स्टेट या यूटी से जाएगा जिसकी बात हो रही है। वो गवर्नमेंट पहले प्रपोजल भेजेगी, फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री वो सारा उसको असेस करेगी, है ना, फिर उसके ऊपर वो सारे पैरामीटर्स लगाएगी, लोकल कमेटी, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें आपका अगर मैं बात करूँ एनसीएसटी का भी रोल आता है, तब जाके कहीं फाइनल डिसीजन फाइनल से किसका होता है, प्रेसिडेंट का, है ना। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अथॉरिटी डिक्लेयर्स अ कम्युनिटी एज अ शेड्यूल ट्राइब, तो ये होगा आपका सी प्रेसिडेंट, है ना, सी प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये बोल्ड गलत हो गया, पार्लियामेंट नहीं होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए ना, सिंपल सा। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जिसको हमने मतलब लॉन्च किया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू लाइक सपोर्ट, टू लाइक फैसिलिटेट द एक्सपोर्टर्स, और स्पेशली फोकस है एमएसएमईज पे, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज पे, कि वो क्या करें, एक तरह से एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो पाएँ, बाहर एक्सपोर्ट बढ़ा सके, है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक क्रेडिट गारंटी, इंटरेस्ट सबवेंशन, है ना, कि कुछ जो भी वो लोन लेंगे उसमें से कुछ इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर दे, या जो वो लोन बैंक से लेंगे उसकी गारंटी गवर्नमेंट दे, क्रेडिट गारंटी, ताकि बैंक्स डरे ना उनको लोन देने से एमएसएमईज को, है ना। और साथ ही साथ कोलेट्रल फ्री लोन, ऐसे सारे फाइनेंशियल, है ना। तो और नॉन फाइनेंशियल में क्या होगा कि उनको स्किलिंग दें, ठीक है, उनको एक तरह से कैसे कॉम्पिटिटिव बनाना है, वो क्वालिटी और कंप्लाइंस की मदद करें, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फाइनेंशियल, एक तो नॉन फाइनेंशियल, ये आपको समझ आना चाहिए ना। तो इसी के जो अगर मैं बात करूँ मेन दो वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए, तो जब मैं फाइनेंशियल की बात करता हूँ तो उसमें मैं बोल सकता हूँ निर्यात प्रोत्साहन, है ना। डायरेक्ट प्री में पूछा जा सकता है कि निर्यात प्रोत्साहन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, है ना। एंड यहाँ पे होगा निर्यात दिशा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्रोत्साहित कर रहे हो तो आप उनको हेल्प कर रहे हो, तो फाइनेंशियल हेल्प करोगे। दिशा मतलब कि आप उनको गाइड कर रहे हो, गाइड करने के लिए आप क्या करोगे, उनको बताओगे कि एक्चुअल एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसे, मतलब अगर मैं बात करूँ WTO और ये सब, तो कैसे वो दूसरे जिस नेशन में एक्सपोर्ट करना है उस नेशन के जो कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करे, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। EPM इंक्लूड्स आपका निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा। प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन इज फाइनेंशियल कंपोनेंट, निर्यात दिशा इज नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट, है ना। नेक्स्ट इज निर्यात प्रोत्साहन फोकसेस ऑन, तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल कंपोनेंट है, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सच एज इंटरेस्ट सबवेंशन। सबवेंशन क्या होता है कि भाई आप लोन लोगे, एमएसएमई वाले जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए लोन लेंगे बैंक से, तो बैंक को बोलेंगे कि आप जो भी इनको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, मान लो जो भी, मान लो हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ 4%, तो एमएसएमई जब पे बैक करेंगे तो उनको 4% नहीं करना, क्योंकि मान लो गवर्नमेंट बोले कि 2% हम पे कर देंगे, बस आप 2%, तो इंटरेस्ट सबवेंशन किया गवर्नमेंट ने, मतलब कि इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ एमएसएमई के लिए और वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे टू बूस्ट द एक्सपोर्ट, है ना, वो फोकस ऑन द एक्सपोर्ट। एंड कोलेट्रल फ्री लोन्स, है ना, ताकि इनको आसानी से लोन मिल पाए। और अगर कोलेट्रल फ्री लोन देना होगा बैंक को, तो बैंक के पास रिस्क है कि कहीं हो सकता है ये फेल हो जाएं और ये लोन रिपे ना करें, तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी भी दे दे। क्रेडिट गारंटी मतलब कि अगर ये ना रिपे कर पाएँ तो कुछ हम रिपे करेंगे, इतना परसेंट या पूरा, वो आपको समझ आना चाहिए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आता है निर्यात प्रोत्साहन में। निर्यात दिशा में आप गाइड करते हो विद क्वालिटी एंड कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, है ना। तो ये आपको सबको पता ही होगा, काफ़ी सारी चीज़ें इकोनॉमी में आपको पता होती है, मैं आपको डिटेल में सब कुछ ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे, जब हम बजट इज़ नॉट अ वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बजट की जगह जो टर्म यूज़ होता है वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं, इसमें फिर काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे आपको बिल्स पता होंगे, मनी बिल, है ना, फाइनेंस बिल्स, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ जब घाटे की, तो घाटा क्या होगा कि सरकार की जो इनकम है
वो लेस देन है एक्सपेंडिचर से, तभी राजकोषीय घाटा होगा। तो कितना घाटा है वो पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, वही होगा फिस्कल डेफिसिट। समझ आता है? ठीक है, तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बोल दूं मैं इसको, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अब देखो ध्यान से, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट अकाउंट्स की, तो दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, कैपिटल में आपका फिर कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको मैं अगर एक छोटे से मतलब कॉन्सेप्चुअल टर्म में बताऊं, तो कैपिटल मतलब कि पूंजी, पूंजी मतलब कि इसमें कुछ ना लोन जैसी चीज़ जुड़ी होगी। लोन मतलब कि इसमें कुछ ना, जैसे कोई एसेट घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, रेवेन्यू में, रेवेन्यू में आपको सिर्फ जैसे प्रॉफिट या पैसे से मतलब होगा। ठीक है, जिसका कोई मतलब पूंजी का कंपोनेंट नहीं होगा, लाइक एसेट जैसा कोई कंपोनेंट नहीं होगा, एसेट बिल्डिंग या ऐसा कुछ। तो जैसे मान लो आपको मैं कॉमन सेंस से पूछूं, जैसे जो टैक्स का पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, तो टैक्स का पैसा आने से क्या गवर्नमेंट के पास कोई एक्स्ट्रा एसेट आया? नहीं, डायरेक्ट पैसा आया अकाउंट में, है ना। इट्स लाइक जैसे आपको सैलरी दे दी गई। अच्छा, टैक्स का तो इसीलिए वो रेवेन्यू में आता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में। अच्छा, गवर्नमेंट जो सैलरी पे करती है, तो सैलरी पे करती है, तो सैलरी पे करने से उसके एसेट तो कम नहीं हुए। एसेट देखो, कैपिटल और आपको कैश में फ़र्क आना चाहिए, है ना। ये बेसिक चीज़ों में आपको देखो, गवर्नमेंट के कैपिटल एसेट वही होंगे जो लॉन्ग टर्म में, जिसके साथ आप ये भी सोच लो, जिसके साथ लोन वाला एलिमेंट जुड़ा हो, लोन या इंटरेस्ट, या फिर जिसकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो। कैश की वैल्यू थोड़ी ना टाइम के साथ इंक्रीज होती है ना। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट मत ले आना, बट आप समझो, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर आपका सैलरी किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल मान लो जैसे गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया, तो लोन दे दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उस पर उनको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, समझ आता है। और कैपिटल जो, अच्छा, जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट या प्रॉफिट या डिविडेंड, वो सारा फिर रेवेन्यू में आएगा, क्योंकि वो तो आ गया, उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है ना। आपको जो लोन है वो होगा आपका कैपिटल पार्ट में ना। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे फिजिकल डेफिसिट होता है, वैसे ही कैपिटल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल डेफिसिट क्या होगा? इनमें डिफरेंस, जैसे यहाँ पे था एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, और रेवेन्यू डेफिसिट ये होगा। ठीक है, टोटल फिजिकल डेफिसिट या ये इसमें क्या होगा? समीशन ऑफ, मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर दो टाइप के, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस आपका अगर मैं बात करूं इनकम में होगा, रिसीट होगा, कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ये आपको समझ आता है। ठीक है, ये आपको अगर जैसे मैं बात करूं डेफिसिट, अच्छा, डेफिसिट आपको कई बार दिखेगा कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। कॉमन सेंस है, देखो, अगर ये घाटा है गवर्नमेंट का, तो वो घाटा गवर्नमेंट कैसे मतलब बराबर करेगी? उधार लेके, उधार लेके, चाहे आरबीआई से हो, चाहे कहीं से लोन उठा के हो। तो ये आपको समझ आता है। तो जितना घाटा होगा वो गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग लेकर सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स भी दिख सकता है आपको काफ़ी जगह पे, है ना। और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में आपको देखो, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे फिर ना रेवेन्यू डेफिसिट आता है, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि कई बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा हो जिससे कुछ एसेट बन रहा हो, आपने कुछ ऐसा कैश दे दिया जिससे कोई आप चीज़ मतलब आप ऐसा सोचो, जिससे आपके पास कोई एसेट आ रहा हो, तो आप फिर क्या कर सकते हो? उसको डेफिसिट में नहीं काउंट करते, तो आप इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट में से एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हटाते हो, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक इकोनॉमी है। प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो, मैंने क्या बोला, टोटल डेफिसिट मान लो इस साल का कुछ है, ठीक है, टोटल डेफिसिट। लेकिन मान लो अब गवर्नमेंट के पास जो डेफिसिट है ना, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने पिछले साल में जो लोन लिए हैं, अब गवर्नमेंट ने जो भी लोन या देने होंगे या चुकाने होंगे, जो भी वर्ल्ड बैंक में हो चाहे कहीं भी हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्या होगा, वो अभी जो आपके पास मतलब जो भी साल में कमाई हुई है उसमें से ही जाएगा। तो एक तरह से वो घाटा नहीं है, वो तो उन्होंने पुराना चुकाया है ना। इसीलिए उसको क्या करते हैं, टोटल डेफिसिट, मतलब जो एक्चुअल घाटा आपने बताया है उसमें से उतना घाटा मतलब जो हुआ है वो होगा। अगर कुछ पोर्शन हुआ है, जैसे इंटरेस्ट आपने पे करा, लोन लिए हुए उस पर, तो इंटरेस्ट पेड ऑन अर्लियर बोरोइंग्स, तो ये एक्चुअल घाटा होगा। क्योंकि हो सकता है ना कि गवर्नमेंट सोचे कि ठीक है हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं अपने पुराने वाले, ठीक है, हर साल, तो वो घाटे में नहीं काउंट होता, क्योंकि उसमें जो बोरोइंग्स अर्लियर ली हैं, यूज़ करी हैं, उस पे बस उनने इंटरेस्ट पे करा है।
तो वो जो आपका एक तरह से मैं बात करूं कि अकाउंट्स में जो एक दिखता है हमको घाटा कि भाई फिस्कल डेफिसिट टोटली इतना है, हालांकि उस फिस्कल डेफिसिट का 3% तो वो है जो उन्होंने यूज़ करा है, मतलब पुराना आपका इंटरेस्ट पे करने में। तो वो 3% को ऐड करना कॉमन सेंस नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में घाटा तो कितना है जो बाकी बचा 97% ऑफ फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज 3% तो क्या था, वो तो देना ही देना था, इंटरेस्ट में देना ही था, और वो एक्चुअल में फ़ायदेमंद है। बिकॉज अगर इसको घाटे में काउंट करूंगा, 3% आज नहीं दोगे तो अगले साल उस पर और इंटरेस्ट लगेगा, तो वो आपको समझ आता है। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट देखो, अब मैं आपको एक तरह से ना इसको समराइज करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आपका अगर इसमें हम बात करूँ, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स भी होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल फिस्कल डेफिसिट इन अ ईयर माइनस इंटरेस्ट रिपेड ऑन अर्लियर बोरोइंग्स, है ना। ये आपको समझ आता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इकोनॉमी में। आई होप आपको इकोनॉमी आपने ऑलरेडी पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो इतने से काम हो जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए आपको आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, और वही होता है इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। जो उनको देखो, अपना घाटा कम करने के लिए गवर्नमेंट कहीं से तो लाएगी पैसा, बराबर करेगी ना, अकाउंट्स बराबर करने के लिए पैसा चाहिए। अगर घाटा हो रहा है तो कहीं से लाएगी, तो बोरो करेगी। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि फिस्कल डेफिसिट जो हमको घाटा दिख रहा है, बट भाई जो उन्होंने कुछ सारा एक्सपेंडिचर नहीं किया, कुछ एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट में गया है, तो उसको हटा दो तो वो एक्चुअल घाटा है। मान लो इस साल का घाटा है 100 रुपये सरकार का, लेकिन 100 में से 10 रुपये तो वो घाटा हुआ है, मतलब 10 रुपये का खर्चा इसलिए है बिकॉज उन्होंने पुराना इंटरेस्ट पे करा है, तो उसको आप काउंट नहीं करोगे। एक्चुअल में घाटा तो सिर्फ 90 रुपये है। कितना? 90 रुपये, क्योंकि वो है घाटा। बाकी 10 रुपये तो आपको देना ही था, और वो देना तो ज़्यादा फायदेमंद है बिकॉज वो इंटरेस्ट पेमेंट है ना। आज पे कर दोगे तो आगे वो मतलब आपका कंपाउंड नहीं होगा, है ना। ये आपको समझ आता है। नेक्स्ट इज SBM, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन तो आपको सबको ही पता होगा, 2014 में लॉन्च हुआ था, है ना। इसका मोटिव था मेनली कि कैसे मतलब इंस्पायर्ड थे बाय गांधी जी, एंड उस पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे फोकस करा है कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाए हम, और हर रूरल हाउस होल्ड को हर घर में मतलब शौचालय हो, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो, वो सारी चीज़ें तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, है ना। इसमें कुछ खास है नहीं उतना। ये इंपॉर्टेंट है मैपिंग। मैपिंग आपको पता भी होगी, मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ध्यान रखना है। ब्लैक सी के साथ की बॉर्डर कंट्रीज़ और कैस्पियन सी के साथ की बॉर्डर कंट्रीज़ के, जिन कंट्रीज़ के बॉर्डर ब्लैक सी और कैस्पियन सी के साथ लगते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। तो ब्लैक सी के लिए आपने ट्रिक याद रखनी है, मतलब जो मैंने याद रखी है वही अगर याद रखना चाहो तो। बर्गर टी, है ना, बर्गर के साथ चाय। तो बर्गर में क्या आएगा? यहाँ पे जो बी होता है, बी से आता है बुल्गारिया, ठीक है, याद रखना है। यू से आता है यूक्रेन, ठीक है। आर से आता है रशिया, जी ई से आता है जॉर्जिया, और फिर आर से आता है रोमेनिया, ठीक है। याद रखने का तरीका है, टी मतलब सिंपली टी ही है ये, तो ये टर्की। बस आपको याद रखने के लिए कि बर्गर के साथ टी, तो ब्लैक सी बी, बी, है ना, ऐसे याद रखो। ब्लैक सी का बी तो बर्गर का बी, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो बर्गर के साथ टी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो मैंने तो ऐसे याद रखा है बर्गर टी, है ना, बट मैंने आपको ज़्यादा याद रही तो इसलिए बता दिया। आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी ई से जॉर्जिया, आर से फिर आपको रोमेनिया, टी से टर्की। कैस्पियन सी के लिए ट्रिक होती है तारीख, ठीक है, तारीख पे तारीख। तो तारीख क्या है? टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। क्या ये समझ आता है? तो याद रखना है आपने हमेशा। देखो एक बार फिर से, ब्लैक सी आपके पास दो ट्रिक्स है, बर्गर टी एंड तारीख। भूल जाओ तो याद रखना है ब्लैक सी का बी, बर्गर टी का बी। तो ये वाली ट्रिक यहाँ लगेगी, और तारीख लगेगी कैस्पियन सी में। ब्लैक सी बर्गर टी, बर्गर टी। याद रखने के लिए चाय, चाय याद रख लो, लेकिन टी ऐसे ही याद रखो, है ना। इजी है, कुछ नहीं है। रिवाइज करो, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर विद द ब्लैक सी? बुल्गारिया, रोमेनिया, टर्की। देखो दिख गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर विद द स्पेन, इटली, ग्रीस तो क्या है, ये तो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर करती हैं। देखो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेडिटेरेनियन सी में काफ़ी सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो किसी नेशन के उन पे, जैसे आपको मैं बात करूं किसी नेशन के अंडर आते हैं, जैसे आपने कोरिस्का, है ना,
मतलब हो सकता है मैं थोड़ा नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आपको पता होगा, है ना। कोर्सिका फ्रांस, है ना। फिर आपका सार्दिना सिसिली इटली, है ना। ये भी आपको पता होने चाहिए, काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि सार्डिना सिसिली किस के अंडर आते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। और मैपिंग याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका एक बताऊं मैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा देखा करो और उसको ना फिर पता है क्या, जब भी टाइम मिले अपने पास शॉर्ट नोट्स बना के रखो, रिवाइज किया करो। देखो, अगर आप 10 बार इनको रिवाइज करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब याद हो गया। बट अगर आज लिख के छोड़ दोगे डर के मारे तो नहीं होगा। इसके लिए कई सारी ट्रिक्स होती हैं। या तो आप कोई ऐसी सीरीज़ देखो यूट्यूब पे जिसपे पूरा मैपिंग कवर हो, उसको 2-3 बार देखो। देखो, दो तरीके होते हैं रिवीजन करने के। एक तो खुद से बुक निकाल निकाल के पढ़ो, पेज पलटो, रिवाइज करो। एक होता है एक ही वीडियो को 10 बार देख लो मूवी की तरह, अगर आपके पास टाइम है मैपिंग की। तो ट्रस्ट मी, आर ब्रेन वर्क्स दिस वे कि आपको ना वो सुन सुन के ये मतलब याद हो जाएगा, है ना। चाहे आप उसका एक ऑडियो फॉर्मेट में, आपके पास जो MP4 है उसको MP3 में कन्वर्ट करके अपने पास रख लो, जब भी फ्री टाइम होता है ईयरफोन्स लगाए सुन लिया, है ना। तो याद रह जाता है। कैस्पियन सी में आपका तारीख आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these amazing videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next lecture. Thank you once again.